हम पढ़ेंगे न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन तो न्यूरुलेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ द नर्व कोड और द न्यूरल ट्यूब। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो सरफेस एक्टोडर्म है, लाइक आई एम मेकिंग हियर, ये क्या है? सरफेस एक्टोडर्म। इसमें क्या होगा? इसके नीचे जो है नोटोकॉर्ड है और ये सरफेस एक्टोडर्म है। लेट आई लेबल इट, दिस इज सरफेस एक्टोडर्म। और यहाँ पर कुछ सेल्स जो हैं वो क्या बना लेंगे? न्यूरल प्लेट। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो सरफेस एक्टोडर्म मिड लाइन में जो है विच डिफरेंशिएट्स इनटू द न्यूरल प्लेट विच कंटेन्स द न्यूरोएक्टोडर्म सेल्स। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या हुआ? जो न्यूरल प्लेट है उसका सेंटर जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। जैसे ये इसका सेंटर है न्यूरल प्लेट का, ये डिप्रेस हो गया और साइड्स में एलिवेट हो गया। जो उसका सेंटर है वो डिप्रेस हो गया और साइड्स जो है वो एलिवेट हो गई। तो जो नीचे ये ग्रूव बना, दिस इज नोन एज न्यूरल ग्रूव। और ये जो हैं ये बन गए न्यूरल फॉल्ट्स। न्यूरल फॉल्ट्स। देन थर्ड स्टेप में क्या हुआ? न्यूरल फॉल्ट जो है वो फ्यूज हो गए। जो हमने न्यूरल फॉल्ट्स बताए थे, ये वाले जो न्यूरल फॉल्ट्स हैं इन्होंने क्या किया? ये फ्यूज हो गए। तो इससे ऐसा कुछ पिक्चर सामने आएगी। तो ये जो है यहाँ पर फ्यूज हो गए ऐसे। ये यहाँ पे क्या था? नोटोकॉर्ड। और ये जो है न्यूरल फॉल्ट्स थे जो फ्यूज हो गए। और ये क्या है? न्यूरल ट्यूब। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? यहाँ पर हमारी सरफेस एक्टोडर्म और नीचे न्यूरल ट्यूब जो अभी अभी बनी है, नीचे नोटोकॉर्ड है। और यहाँ पर जो न्यूरल फोल्ड वाले सेल हैं, द रेमनेंट्स ऑफ द न्यूरल फोल्ड एंड द न्यूरल ट्यूब सिंक्स इनटू द मेसोडर्म। न्यूरल ट्यूब भी मेसोडर्म में सिंक हो गई और न्यूरल फोल्ड वाले सेल्स भी। सो जो न्यूरल फोल्ड के रेमनेंट सेल्स हैं, न्यूरल फोल्ड था जो उसके रेमनेंट सेल्स हैं ये वाले, इनको बोलते हैं न्यूरल क्रेस्ट cells. This is the neural tube. This is notochord. So this was the process of the neurulation. Thank you everyone. Hello everyone. आज हम पढ़ेंगे derivatives of mesodermal germ layer। जो हमारी मेसोडर्मल जर्म लेयर है उसे क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं? सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये किन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है मेसोडर्मल जर्म लेयर। तो उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। दिस इज द एक्टोडर्म। ओके, दिस इज द एक्टोडर्म। दिस इज द न्यूरल ट्यूब।
अगर आपने न्यूरल ट्यूब की प्रोसेस देखनी है, न्यूरुलेशन देखना है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। दिस इज द नोटोकॉर्ड और नीचे क्या है, एंडोडर्म। तो ऐसे होती है एंडोडर्म और ये बीच वाली क्या है, मीजोडर्म। अब क्या होगा, इसमें मीजोडर्म में कैविटी डेवलप होगी, जो ये वाली कैविटी है ये डेवलप होगी, और यहाँ पर भी एक कैसे कैविटी डेवलप हो गई। इसकी वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई हमारी मीजोडर्म। ऐसे आपको दिखाना है। मैं आपको अभी दूसरे कलर से दिखाऊंगा कि मीजोडर्म कौन सी है। तो ये हमारी कैविटी है और ये जो है ये हमारी मीजोडर्म है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं वो। ओके, सबसे पहले है पैराक्सियल मीजोडर्म। सो दिस वन इज द पैराक्सियल मीजोडर्म और उसके जस्ट लेटरल साइड है इंटरमीडिएट मीजोडर्म। इंटरमीडिएट मीजोडर्म और जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म है वो ये वाली है, यहाँ पे ये वाली और यहाँ पर ये वाली है लेटरल प्लेट मीजोडर्म। तो अभी हमने 3 टाइप्स की मीजोडर्म देख ली, किन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है मीजोडर्मल जर्म लेयर। इसके बाद हम देखेंगे कि इन तीनों के फर्दर फेट क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले फेट ऑफ द पैराक्सियल मीजोडर्म, डेरिवेटिव्स ऑफ द पैराक्सियल मीजोडर्म। Paraxial mesoderm, it divides into 42 to 44 pairs of the cubical masses। ये क्या करेगी, 42 to 44 cubical masses में डिवाइड हो जाएगी और बनाएगी सोमाइट्स। इन cubical masses को कहते हैं सोमाइट्स। तो ये होते हैं 42 to 44 पेयर्स। क्या क्या हो, कौन कौन से होते हैं ये। सबसे पहले है 4 occipital, then second is 8 cervical, third is 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 8 to 10 coccygeal। अब क्या होगा, ये सारे सोमाइट्स बन गए। अब फर्स्ट ओसिपिटल सोमाइट और लोअर 5 to 6 कॉक्सीजियल सोमाइट्स, ये क्या होगा, दे डिसअपीयर, ये डिसअपीयर हो जाएंगे। अब क्या होगा, जो रिमेनिंग सोमाइट्स हैं, रिमेनिंग सोमाइट्स ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट इज स्क्लेरोटोम, नेक्स्ट इज मायोटोम एंड थर्ड इज डर्मेटोम। अब हम देखेंगे इनसे क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले स्क्लेरोटोम से बनेगा बोन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स। मायोटोम से बनेगा, ये मायोटोम जो है वो मिडल पार्ट है, इससे बनेगा स्केलेटल मसल्स ऑफ चेस्ट एंड एब्डमन एंड लिम्स। डर्मेटोम से बनेगा डर्मिस, ये डोर्सल पार्ट है, डर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू। हम देखेंगे इंटरमीडिएट मीजोडर्म से क्या बनेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ इंटरमीडिएट मीजोडर्म।
and derivatives of lateral plate mesoderm. तो इंटरमीडिएट mesoderm से क्या बनेगा? It will develop into urinary system and gonads. लेटरल प्लेट mesoderm, इससे क्या बनेगा? ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. फर्स्ट इज पैराइटल mesoderm and next is visceral mesoderm. अब क्या होगा? जो पैराइटल mesoderm है, it will form serous membrane of end of the body wall. It will form the serous membrane of body wall. इसके बाद विसरल mesoderm जो है वो क्या बनाएगी? serous membrane around all the organs. Serous membrane around all the. तो जैसे हमने पैराइटल प्लूरा पढ़ा था, वो किससे बनेगा? पैराइटल mesoderm से. विसरल प्लूरा विसरल mesoderm से. तो पैराइटल mesoderm will form serous membrane of body wall and visceral mesoderm will form serous membrane around all the organs. अब हम इन जनरल बात करें डेरिवेटिव्स ऑफ mesoderm. तो इससे हमने क्या क्या देखा कि इससे क्या बना. सबसे पहले है कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज एंड बोन्स. नेक्स्ट इससे क्या बना? स्ट्राइटेड एंड स्मूथ मस्कुलेचर. नेक्स्ट इससे बने किडनीज एंड गोनैड्स. देन ब्लड एंड लिम्फ सेल्स. और एट लास्ट लेटरल प्लेट mesoderm से बना सीरस मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी. थैंक यू एवरीवन. Hello everyone. Today we will study embryology of heart. Part 1. So firstly we will study the formation of two heart tubes. So the two heart tubes develop in the visceral mesoderm. Visceral mesoderm में दो heart tube develop होंगी. उसके बाद there will be the cephalocaudal folding and the lateral folding. cephalocaudal folding से क्या होगा? Position of the heart tube is reversed. And then lateral folding से क्या होगा? दो heart tube fuse हो जाएंगी. हम देखेंगे कि दो heart tube कैसे fuse होती हैं. So, ventral and lateral sides surrounded by the pericardium. Then हम देखेंगे दो heart tube कैसे fuse होती है. So हमने दो हार्ट ट्यूब दिखाई. दिस इज द फर्स्ट हार्ट ट्यूब एंड दिस इज द सेकंड हार्ट ट्यूब. अब क्या होगा? ये क्रेनियली तो फ्यूज़ हो जाएंगी, लेकिन कॉर्डली मतलब नीचे से फ्यूज़ होना ये फेल कर जाएंगी. ऊपर से ये फ्यूज़ हो गई बट नीचे से दे फेल टू फ्यूज़. ऊपर से फ्यूज़ हो गई लेकिन नीचे से फ्यूज़ नहीं हो पाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन इसके बाद क्या होगा? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक बल्जेस. 4 कार्डियक बल्जेस बनेंगी. उनके हम नेम्स देखेंगे. सो वी विल ड्रॉ इट सेकंड डायग्राम जिसके अंदर हम कार्डियक बल्जेस दिखाएंगे. So the cardiac bulges, the first one is the bulbus cordis, the second one is ventricle, third one is atrium, fourth one is sinus venosus. जिसके दो होन है नीचे क्योंकि दो हार्ट ट्यूब they fail to fuse caudally. Cardiac bulges, first one is bulbus cordis,
This is the bulbus cordis. This is the ventricle. This is atrium. And this is the sinus venosus. अब क्या होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट लूप. जो एट्रियम है वो बल्बस कॉर्डिस के पीछे चला जाएगा एंड द साइनस वेनोसस इट मूव्स डाउनवर्ड्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइनस वेनोसस. द साइनस वेनोसस साइनस वेनोसस की क्या है, एक बॉडी है और दो हॉर्न्स हैं. There is one body and these are the two horns. और हर एक हॉर्न की तीन वेन है. हर एक हॉर्न की तीन वेन है जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. सो तीन वेन हम दिखा देते हैं. सो फर्स्ट वन इज विटलाइन वेन, अम्बिलिकल वेन, देन कॉमन कार्डिनल वेन. ये दोनों साइड हैं. फर्स्ट वन इज विटलाइन वेन. The second one is umbilical vein and the third one is common cardinal vein. अब लेफ्ट साइड भी यही है और राइट साइड भी यही है. अब लेफ्ट साइड क्या होगा, विटलाइन वेन. लेफ्ट साइड क्या होगा, विटलाइन वेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी. सबसे पहले हम देखेंगे विटलाइन वेन कहाँ से आती है. विटलाइन वेन कम्स फ्रॉम द यॉक सैक. और उसके बाद अम्बिलिकल वेन. अम्बिलिकल वेन जो है वो प्लासेंटा से आती है. कॉमन कार्डिनल वेन. कॉमन कार्डिनल वेन जो है एम्ब्रियो से आ रही है, from bringing the blood from body of the embryo. So अब क्या होगा, विटलाइन वेन डिसअपियर. विटलाइन वेन भी डिसअपियर हो जाती है और अम्बिलिकल वेन भी डिसअपियर हो जाती है. तो ये जो लेफ्ट हॉर्न है साइनस वेनोसस का, इट नैरोज, इट ऑलमोस्ट गेट ऑब्लिटरेटेड. और जो कॉमन कार्डिनल वेन है वो बन जाती है लेफ्ट कोरोनरी वेन. लेफ्ट coronary vein and the left horn becomes the coronary sinus. अब राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे विटलाइन वेन फॉर्म्स द inferior vena cava. inferior vena cava. umbilical vein it disappears. umbilical vein disappears and common cardinal vein it forms superior vena cava and the right horn is absorbed by the right atrium. So this was the sinus venosus, how it develops, and now we will study the next part in embryology of heart, which is AV canals. So एक कॉमन एट्रियम है, कॉमन वेंट्रिकल है, दोनों किससे कनेक्टेड हैं, एवी कैनाल से. बट वो राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड नहीं है. सो जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों एवी कैनाल से कनेक्टेड हैं, बट यहाँ ये राइट और लेफ्ट में डिविजिबल नहीं है. अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि दो क्वेश्चन अपीयर होंगे. सो दिस इज़ द एवी कैनाल और दो क्वेश्चन अपीयर होंगे. First is the dorsal cushion, then ventral cushion. This is dorsal, this is the ventral cushion. They develop and वो फ्यूज़ कर जाएंगे. अब क्या हुआ, ये फ्यूज़ कर गए कुशन्स, जिसकी वजह से क्या बना, एवी सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. So this is the left AV canal, this is right AV canal. ऐसे हमारी एवी कैनाल्स बनी. अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द एट्रियम एंड द इंटर एट्रियल सेप्टम, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इंटर एट्रियल सेप्टम, फॉर्मेशन ऑफ द एट्रिया, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम.
So it will be very easy for you to understand by the diagrams. So सबसे पहले there is the common atrium. हमने 4 बल्जेस पढ़ी थी, कार्डियक बल्जेस, उसमें हमने साइनस वेनोसिस पढ़ा. अब हम पढ़ने जा रहे हैं एट्रियम, कॉमन एट्रियम. दिस इज द एवी क्वेश्चन. नीचे क्या है? कॉमन वेंट्रिकल. सबसे पहले क्या हुआ? सेप्टम प्राइमम ग्रोज फ्रॉम रूफ ऑफ द कॉमन एट्रियम. एक सेप्टम ऊपर से ग्रो होना शुरू हुआ, दैट इज सेप्टम प्राइमम. और ये क्या है? एवी क्वेश्चन और एंडोकार्डियल क्वेश्चन. अब ये जो बीच में ओस्टियम है, दैट इज नोन एज ओस्टियम प्राइमम. नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप हुआ कि जो सेप्टम प्राइमम है वो ऊपर से डिटैच हो गया और नीचे एवी क्वेश्चन पे अटैच हो गया. ऊपर से डिटैच हो गया एंड नीचे एवी क्वेश्चन से अटैच हो गया. अब इनके नेम्स चेंज हो जाएंगे. ऊपर से एक और सेप्टम डेवलप होगा. सबसे पहले जो सेप्टम प्राइमम है वो नीचे अटैच हो गया, इसको लेबल कर देते हैं. ये एवी क्वेश्चन है, हमें पता है. अब क्या हुआ? ऊपर से एक और सेप्टम आया जिसका नाम है सेप्टम सिकंडम. सेप्टम सिकंडम. सो ये जो बीच में ओस्टियम है, दैट इज नोन एज ओस्टियम सिकंडम. ओस्टियम सिकंडम. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे अच्छे से समझने के लिए. वन मोर डायग्राम नीडेड. So this is common atrium, ventricle. ऊपर से नीचे एवी क्वेश्चन है, ऊपर है सेप्टम सिकंडम, ऊपर है सेप्टम सिकंडम, नीचे सेप्टम प्राइमम. नाउ द सेप्टम सिकंडम ओवरलैप्स द सेप्टम प्राइमम. ओवरलैप करेगा और बीच में ये जो पैसेज है, दैट इज फोरामेन ओवेल. फोरामेन ओवेल. एंड now through this some of the blood can move from right atrium to left atrium in the fetal life. So that's how the interatrial septum develops. When it persists, this is known as patent foramen ovale, जिसका हिंदी में बोलते हैं दिल में छेद होना. So that is all about interatrial septum. The next part we will do in the embryology of heart part 2. So if you like this video, please subscribe to my YouTube channel for more such videos, and please share it to your medico friends so that maximum students get benefited from it. Thank you everyone. Hello everyone. This is embryology of heart part 2. Embryology of heart part 2. If you have not seen the part 1 video, then you can see in the playlist of embryology. In this part we will study the ventricles, their formation, and the formation of interventricular septum. So how the ventricles develop? So firstly, the ventricles will develop by the bulbus cordis and the common ventricle, primitive ventricle. So we will draw a diagram for this. Let be this the common atrium, then common ventricle, then this is the bulbus cordis. So the bulbus cordis has 3 parts. The proximal 1/3 part, which is the lowest, this is the proximal 1/3 part. I will highlight it in the red. So it will merge with the common ventricle. It will merge with the common ventricle. This is common ventricle, and this is common atrium. Then this proximal 1/3 part will merge with the common ventricle. Then what happens after that? The next part is conus.
What conus will do? It will form the outflow tracts. So the conus will form outflow tracts, and like this, this second part is the conus. Then this is conus, this is also conus, and the third part is truncus arteriosus. The truncus arteriosus, which on the formation of spiral septum will develop into the ascending aorta and pulmonary trunk. So that's how the ventricle develop. So now we will study the formation of interventricular septum. The interventricular septum, how it develops, what are its two parts, membranous part and the bulbar part. This is the common ventricle. Then we will show here the AV cushions, interatrial septum. This is we will show the AV cushions. So this we are studying interventricular septum. So how it will develop? Firstly, there will be the formation of bulbar septum by the bulbar ridges. When the bulbar ridges fuse, they will form the bulbar septum, highlighted in the red, bulbar septum. Then there is the cushions, proliferations from the AV cushions, proliferation from the AV cushion. Then the third thing is, this is proliferation from the AV cushion. Then the third thing is the interventricular septum, which grows from the floor of the common ventricle. This is the interventricular septum, which grows from the floor of the ventricle. This is the muscular interventricular septum. These all will fuse and it will divide the common ventricle into left ventricle and right ventricle. Now we will study the formation of aortic and pulmonary valves, or the semilunar valves. So what happens is, there are the aortic and pulmonary ostia. There are aortic and the pulmonary ostia. So three swellings occur in the aortic, one anterior and two posterior. One anterior and two posterior swellings get formed. So aortic starts from A, so one anterior. That's the mnemonic to learn. Then pulmonary, aortic have one anterior and two posterior swellings, and pulmonary have one posterior and two anterior. So pulmonary starts from P, so one posterior, two anterior, one posterior. So this is the pulmonary ostia and this is the aortic ostia. Then what happens is, these swellings get hollowed from above, forming the semilunar valves. The next thing which we will study is the AV valves, how the AV valves develop. So this is the ventricle, this is the wall of the ventricle. So what happens is, the AV ostia, it gets surrounded by some masses. In left side there are two masses and in right side there are three masses. Then the ventricle wall below these masses, जो ventricle wall in masses के नीचे है, that degenerates to form the papillary muscles. These are papillary muscles. Then the papillary muscle, जो papillary muscle का part which is in direct contact with the masses, वो degenerate हो जाएगा, further degenerate to form the chordae tendineae. This in red, these are chordae tendineae.
chordate tendineae. Then this is how the atrioventricular valves develop. So we will do the next part, which is congenital anomalies in the embryology of heart. The congenital anomalies, the first one is dextrocardia. Dextrocardia means the chambers of the heart and blood vessels of heart are reversed from side to side. मतलब जो स्ट्रक्चर राइट साइड है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड आ जाएगा स्ट्रक्चर, दैट इज डेक्स्ट्रोकार्डिया. फॉर्म ही ऐसे होते हैं. देन एक्टोपिया कॉर्डिस, इन विच द हार्ट जो है इट लाइज एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, एक्टोपिया कॉर्डिस, एंड हार्ट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो. Then there is atresia. The next congenital anomaly is atresia or the stenosis. Stenosis means narrowing of something, of the pulmonary trunk, of the aortic, of the aorta. Then the next is defective formation of the septa. The septa do not form or either form defectively. The first is ostium primum defect, in which septum primum may fail to reach the AV endocardial cushion. Ostium secundum defect, in which septum secundum fail to develop. Then the patent foramen ovale, जिसमें क्या होता है राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ द ब्लड, जिसको हम हिंदी में दिल में छेद भी बोलते हैं. उसके बाद कुछ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी आ जाता है, विच कैन बी मेम्ब्रेनस और द मस्कुलर पार्ट. उसके बाद आता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स. ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में क्या होता है, आयोटा अराइजेज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. सो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल अराइजेज द आयोटा and from the left ventricle arises the pulmonary trunk. The pulmonary trunk. The next congenital anomaly is tetralogy of Fallot, which is a very important question. Tetralogy of Fallot, इसके अंदर there are combined defect. Tetralogy means there are 4 defect. 4 डिफेक्ट होते हैं इसके अंदर. सबसे पहले होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. तो इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे और अच्छे से. दिस इज द वेंट्रिकल. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मीन्स या तो सेप्टम जो है आधा बना है या फिर फ्यूज नहीं हो पाए, देयर इज सम डिफेक्ट, दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. नेक्स्ट इज द ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा. इसका मतलब होता है आयोटा arises from both right and left ventricle. It means the aorta is opening into both right and left ventricle, जिससे क्या होगा राइट वेंट्रिकल का कुछ ब्लड वो भी आयोटा में चला जाएगा और पल्मोनरी ट्रंक के पास कम ब्लड जाएगा. देन थर्ड इज स्टेनोसिस. पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है इट गेट नैरोड. तो जैसे यहाँ पर ये नैरो हो गया और जिसकी वजह से नैरोइंग की वजह से राइट वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है. इट हैव टू पुश द ब्लड विद ग्रेट फोर्स और ग्रेट एफर्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर विल बी द हाइपरट्रोफी ऑफ राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो गई. दिस इज द 4th defect which occurs in the Fallott's tetralogy. So this was about the combined defect. This is the hypertrophy of right ventricle. So this was about the embryology of heart. I hope you have understand. Please share this video and subscribe to my YouTube channel for more such videos. Thank you everyone. Hello everyone. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन एम्ब्रियोलॉजी द डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. अगर आपको न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के बारे में नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं कि व्हाट आर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, देन यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियो ऑफ प्रोसेस ऑफ न्यूरुलेशन इन द प्लेलिस्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. सो डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल में सबसे पहले आता है
sensory cells of the ganglia of the cranial nerves। कौन कौन सी cranial nerves आएंगी? इसमें आती है 5th, 7th, 8th, 9th एंड 10th cranial nerves के जो गैंग्लिया हैं उनके सेंसरी सेल्स दे आर द formed by neural crest cells। The next is sensory cells of dorsal root ganglia। Next is cell of sympathetic trunk। The next derivative of neural crest cell is cells of parasympathetic ganglia also। Parasympathetic ganglia। Next derivative is the myelin sheath of the spinal nerves। Myelin sheath of the spinal nerves। 3-4 derivatives और हैं। This is a very important question from exam point of view। The next derivative is the pia mater and arachnoid matter। They are also formed from the neural crest cells। The next is the pigment layer of retina। Next is the chromaffin cells of the adrenal medulla। adrenal medulla के अंदर जो chromaffin cells होते हैं they are also formed from neural crest cell। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and share this video to your medico friends so that maximum students get benefited from it। Thank you everyone। Hello everyone। आज हम पढ़ेंगे in embryology the derivatives of ectoderm and endoderm। So firstly the derivatives of ectoderm। एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है? तो इसमें आता है सबसे पहले स्किन, द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन and its derivatives which are hairs, nails and the epithelial cells of sebaceous gland, sweat gland and mammary glands also, they are formed from ectoderm। So now the next derivative is the central and peripheral nervous system। all the nervous system is developed from ectoderm। next derivative is the pituitary gland। both the lobes of pituitary gland developed from ectoderm। the next is eyes also developed from ectoderm। so these were the derivatives of ectoderm। the next are the derivatives of endoderm। For derivative of mesodermal germ layer you can see my previous video in the playlist of embryology। so derivatives of endoderm। so endoderm से क्या क्या बनता है? एंडोडर्म से सबसे पहले आता है लाइनिंग ऑफ the parenchyma। the parenchyma of the thymus, parathyroid and pancreas। इनके जो parenchyma है thyroid, parathyroid and pancreas gland का that is derived from endoderm। then the next derivative is stroma of the tonsils and thymus। their stroma is also made of endoderm। and the next derivative is epithelial lining of urinary bladder and urethra। the epithelial lining of urinary bladder and urethra। next derivative is the epithelial lining of the tympanic cavity and eustachian tube or the auditory tube। then the next is epithelial lining of the respiratory system
is also derived from endoderm. So these were the derivatives of ectoderm and endoderm. If you like this video, please subscribe my YouTube channel and share this video to your other medico friends also. Thank you. हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिल सकें। गैस्ट्रुलेशन, इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द गैस्ट्रुला एंड इट अकर्स ड्यूरिंग द थर्ड वीक में होता है ये। और सबसे पहले इसमें बनता है प्रोकोर्डल प्लेट। प्रोकोर्डल प्लेट क्या होती है, आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि एक एपीब्लास्ट लेयर होती है, एक हाइपोब्लास्ट होती है। फिर क्या होता है, सम सेल्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द जर्म डिस्क, उसमें क्या होता है, जो हाइपोब्लास्ट के कुछ सेल होते हैं वो कोल्यूमनार हो जाते हैं। एपीब्लास्ट के सेल कोल्यूमनार होते हैं, हाइपोब्लास्ट के क्यूबॉइडल, बट हाइपोब्लास्ट के भी कुछ सेल कोल्यूमनार हो जाते हैं इस एरिया में। सो इट इज़ कॉल्ड एज प्रोकोर्डल प्लेट। देन प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड प्रिमिटिव नोड। प्रिमिटिव स्ट्रीक, इसमें क्या होता है, जो इसका मिडल है, एम्ब्रियो का जो मिडल पार्ट है उसमें, दिस मिडल पार्ट में इन द कोडल डायरेक्शन, इसमें द एपीब्लास्ट इनवेजिनेट इटसेल्फ। एपीब्लास्ट इनवेजिनेट हो जाएगी जिससे प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाएगा एंड प्रिमिटिव नोड बन जाएगा। फिर क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ द नोटोकोड। नोटोकोडल डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड नोड बन चुका है। देन सम सेल्स ऑफ द प्रिमिटिव नोड, they start proliferating towards the procaudal plate. This is the site of procaudal plate. Then उसके बाद जो ये सेल्स माइग्रेट करके उधर गए हैं, सो ये हो जाएगी साइट ऑफ प्रिमिटिव नोटोकोड। उसके बाद क्या होगा, these will इनवेजिनेट इटसेल्फ, ये इनवेजिनेट हो जाएंगे जिसके क्या बन जाएगा, प्रिमिटिव पिट। दिस इज द प्रिमिटिव पिट and notochordal canal. This canal is formed and here is the procaudal plate. फिर क्या होगा, जो इस नोटोकोडल कैनाल का फ्लोर है, वो डिजनरेट हो जाएगा। ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे ये नहीं है। और क्या डिजनरेट होगा, रूफ ऑफ द यॉक सैक। नीचे क्या है, यॉक सैक। जैसे हम एम्ब्रियो बनाते थे उसमें क्या होता था, ऊपर होता था एमनियोटिक कैविटी, नीचे यॉक सैक। तो यहाँ पे यॉक सैक का भी फ्लोर जो है वो डिजनरेट हो गया। सो नाउ इट इज़ इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन, देयर इज़ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एमनियोन एंड यॉक सैक। फिर क्या होगा, जो नोटोकोड की रूफ होगी वो फोल्ड हो जाएगी और जिससे क्या बन जाएगी, नोटोकोडल कैनाल बन जाएगी। और उसके अंदर जो नोटोकोडल कैनाल के सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट कर जाएंगे और उसकी ल्यूमन को फिल कर देंगे। सो दिस इज हाउ द नोटोकोड इज फॉर्म्ड। नाउ वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers. फर्स्ट इज इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब क्या होगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक के कुछ सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट हो जाएंगे और वो यहाँ पर आ जाएंगे, ल्यूमन बिटवीन द एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में आ जाएंगे और वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बना लेंगे। इसके बाद एंडोडर्म कैसे बनेगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक के कुछ सेल्स जो हैं वो हाइपोब्लास्ट के कुछ सेल्स के बीच में आ जाएंगे, यहाँ पर भी आ जाएंगे वो। और फिर क्या होगा, फिर वो उनको रिप्लेस करते जाएंगे एंड एंडोडर्म विल बी फॉर्म। एक्टोडर्म बनेगी एपीब्लास्ट से, एपीब्लास्ट विल बी द फ्यूचर एक्टोडर्म। नाउ द प्रोकोर्डल प्लेट विल डेवलप इनटू माउथ and the cloacal plate will develop into anus. So this was the gastrulation. If you want to see कि mesoderm and endoderm and ectoderm के क्या क्या derivatives है, then you can see my previous videos
in the playlist of embryology, and please subscribe to my YouTube channel and share this video to your other friends. Thank you. Hello everyone. Today we will study placenta and chorionic villi. If you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it and share these videos to others also. So placenta. So what is placenta? It is basically the organ which helps the fetus to survive and connecting link between the mother and fetus. So in placenta we study the decidua. Decidua means the portion of placenta, means it falls off at the birth of baby. So when the blastocysts get implanted in endometrium, the endometrium grows thicker and uterine glands becomes the convoluted and the full of mucus and glycogen. At this point the endometrium को हम कहेंगे decidua. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, decidua capsularis, decidua basilis and the decidua parietalis. Decidua basilis क्या होता है? It separates the chorionic vesicle from the muscle wall of the uterus. जो यूट्रस का मसल वॉल है ये सेपरेट करता है उसको कोरियोनिक वेसिकल से. देन डेसिडुआ कैप्सुलैरिस ये क्या करता है? इट सेपरेट्स द कोरियोनिक वेसिकल फ्रॉम द कैविटी ऑफ द यूट्रस. एज यू कैन सी कैविटी ऑफ यूट्रस. देन डेसिडुआ पैराइटलिस क्या होता है? इट लाइंस द यूट्रीन कैविटी. ये डेसिडुआ पैराइटलिस है. अब क्या होगा? नेक्स्ट डायग्राम में देखिए. जैसे जैसे एमनियन ग्रो होता जाएगा और एमनियोटिक कैविटी बड़ी हो जाएगी, फिर क्या होगा? जो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है वो डेसिडुआ पैराइटलिस से फ्यूज़ हो जाएगा और यूट्रीन कैविटी ऑब्लिटरेट हो जाएगी. फिर जो है डेसिडुआ बेसिलिस जो है ओनली दैट फॉर्म्स द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा. तो इसमें देख रहे हैं एमनियोटिक कैविटी कितनी बड़ी हो गई है ग्रो होकर. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कोरियोनिक विलाई. सो कोरियोनिक विलाई बेसिकली क्या होता है? ऑल अराउंड द कोरियोनिक वेसिकल जो सिंसिशियल ट्रेबिकुले हैं वो डेवलप हो जाते हैं. ये होते हैं सिंसिशियल ट्रेबिकुले जो ब्लैक कलर में मैंने पार्टीशन शो किया है. दैट इज सिंसिशियल ट्रेबिकुले फिंगर लाइक प्रोसेस. ये डेवलप फ्रॉम सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट एंड सेपरेट द वेसिकल from the decidua basilis. This is decidua basilis. अब क्या होगा? मैटरनल ब्लड जो है वो लैकुने के अंदर फ्लो हो जाएगा एंड यूट्रीन वेसल विल इरोड, जिसके बाद जो लैक्यूने है ये जो रेड कलर में है इनमें मैटरनल ब्लड जो है फ्लो हो जाएगा, फिल हो जाएगा. इसके बाद ये देख सकते हैं आप लेबलिंग, ये डेसिडुआ बेसिलिस है, ये ब्लैक कलर की लाइन, एंड दिस इज सिंसिशियल ट्रेबिकुले. ये लैक्यूना है एंड दिस इज सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट इन ब्लैक कलर. देन इस साइड आए तो हम देखेंगे सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट इन ब्लैक कलर. और जो ये मैंने रेड कलर से बनाई है ये वाली, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है. देन अम्बिलिकल वेसल्स, ये अम्बिलिकल वेसल्स हैं रेड कलर में. देन outer to this in extra embryonic mesoderm and outer to this is amnion. अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी विलाई. प्राइमरी विलाई एक्चुअली क्या होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है मैंने रेड कलर में शो किया है. आउटर साइड जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये इन्वेजिनेट हो जाता है सिंसिशियल ट्रेबिकुले के अंदर. इन्वेजिनेट हो जाता है ये सिंसिशियल ट्रेबिकुले ब्लैक कलर में. इनके अंदर देखो साइटोट्रोफोब्लास्ट आ गया रेड कलर का और ये इससे क्या बन गया? प्राइमरी विलस. तो बेसिकली जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो पूरे उसको कवर कर लेता है लैक्यूने को, आउटर टू दिस सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट, और इसकी वजह से साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल बन जाता है. तो ऐसे प्राइमरी विलाई बनती है. दिस इज़ लैक्यूना. ब्लैक कलर में सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट है और उसके अंदर रेड कलर में जो है वो लैक्यूना है. और ये देखिए ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल रेड कलर में बाहर की तरफ. एंड अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये जो है लैक्यूना है, ये डेसिडुआ बेसिलिस है, ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल है और ब्लैक कलर में है सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट.
जस्ट फॉर कलर डिफ्रेंसिएशन आई हैव मेड। दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ प्राइमरी विलाई, जिसके अंदर सबसे अंदर है साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड आउटर टू दिस इज सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट जो है सेप्टा नहीं होते इसमें, इसकी वजह से न्यूक्लियाई जो है फ्री मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। देन सेकेंडरी विलाई। अब क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है इट इन्वेजिनेट द साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। ये वाइट कलर में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म मैंने दिखाई है, इट इन्वेजिनेट्स द साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल, जिसकी वजह से प्राइमरी विलाई कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी विलाई में। अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो सबसे अंदर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, आउटर टू दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड आउटर टू दिस इज सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। देन टर्शरी विलाई। टर्शरी विलाई में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है उसके अंदर कुछ आर्टीरियोल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स, जो कि ज्वाइन करेंगे अम्बलाइकल वेसल को। दिस इज अम्बलाइकल वेसल्स। सो वे ज्वाइन करेंगे अम्बलाइकल वेसल को, जिससे कि जो ये सेकेंडरी विलाई है दैट कन्वर्ट्स इनटू टर्शरी विलाई। फिर क्या होगा, कुछ अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो सबसे अंदर है अम्बलाइकल वेसल इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, देन आउटर दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड उसके बाहर है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। फिर क्या होता है, डेसिडुआ बेसिलिस से जो हैं कुछ सेप्टा निकलते हैं, दे सेप्टा प्रोट्रूड इनटू द लैक्यूने दस फॉर्मिंग द डेसिडुअल सेप्टा। अब क्या होगा, ये रहे डेसिडुअल सेप्टा। अब क्या होगा, जब डेसिडुआ पैराइटलिस फ्यूज़ होता है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस से, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो विलाय जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं और वो तब उसको क्या कहते हैं, कोरियोन लीवे। और जो रिमाइंडर ऑफ कोरियोन है, जो बाकी बचा कोरियोन है, दैट इज़ नोन एज कोरियोन फ्रोंडोसम नाउ, एंड दैट फॉर्म्स द फीटल पार्ट ऑफ प्लासेंटा। रिमेंबर दैट डेसिडुआ बेसिलिस फॉर्म्स द maternal part of placenta and chorion frondosum form fetal part of placenta. Now we will do the functions of placenta. Placenta की क्या क्या functions होते हैं? It is a very important organ and connecting link. Functions of placenta is first is nutrition. ये nutrition provide करता है, it provide nutritive substances to the fetus from the mother. Respiration, it provides the oxygen to the fetus, and excretion, it waste products from the fetus to the mother, and protection may prevent microorganism from entering mother to fetus and allows the antibodies to pass from mother to fetus. Hormone secretion may secrete estrogen, progesterone, gonadotropic hormones and relaxin. So if you like this video, please subscribe to my YouTube channel and share this video to your other friends so that maximum students got benefited from this. Thank you everyone. Hello everyone. Now we will study the development of tongue. If you want to see other embryology videos, then you can subscribe my YouTube channel and share this video to others also. So development of tongue. So basically there were 5 or 6 pharyngeal arches, and from the first, second, third and fourth pharyngeal arch the tongue will develop. So how it will develop? From the first pharyngeal arch, the two lingual swellings will develop and the tuberculum impar will develop. From the second and third pharyngeal arch, the cranial part of hypobranchial eminence will develop. This whole is hypobranchial eminence. This cranial part is developed from second and third pharyngeal arch, and the fourth pharyngeal arch, this caudal part of hypobranchial eminence will develop. Now how they will develop into the tongue? And this anterior 2/3 part, the first lingual swelling will form one half and the other will form second half of the anterior 2/3 of the tongue. It is formed from the two lingual swellings. This is the foramen cecum. This is the terminal sulcus, sulcus terminalis. This posterior 1/3 part of the tongue will develop from the cranial part of hypobranchial eminence. This posterior most part of the tongue will develop from the caudal part of hypobranchial eminence. Now we will do the correlation of the development of tongue with its nerve supply.
So now the correlation of development of the tongue with its nerve supply, a frequently asked question. So first arch, from the first arch we saw that anterior 2/3 of the tongue will develop. So first arch, what is the nerve of the first arch? It's mandibular nerve. And what is the branch of mandibular nerve? It's lingual nerve. So the same nerve supply is the anterior 2/3 of the tongue. So lingual nerve carries general taste sensations, general sensations for the anterior 2/3 of the tongue, and chorda tympani, which is a branch of facial nerve, will carry the taste sensations from anterior 2/3 of the tongue. Now coming on to the second and third arch, they will develop the posterior 1/3 of the tongue. Now the nerve of the second and third arch is the glossopharyngeal nerve. Actually for the third arch mainly it is the glossopharyngeal nerve. So the posterior 1/3 of the tongue will supplied by glossopharyngeal nerve. Fourth arch, it develops from the posterior most part of the tongue. It develops into the posterior most part of the tongue. Nerve of the fourth arch is vagus nerve, and here also the branch of the vagus nerve, which is known as internal laryngeal nerve, will supply the posterior most part of the tongue. So that's how that part of the tongue carries the specific nerve supply of the arch from which it is developed. So thank you everyone, this was the development of tongue. If you like this video, please like it and subscribe my YouTube channel for more such videos, and share this video to your other friends. Thank you. Hello everyone, today we will study the development of thyroid gland. To see other embryology videos, you can subscribe to my YouTube channel and share these videos to your other friends also, so that maximum students get benefit from them. Development of thyroid gland. So thyroid gland कैसे डेवलप करना स्टार्ट होता है? सबसे पहले जो फेरिंग्स का फ्लोर है उसमें मिड लाइन में एक थिकनिंग डेवलप होगी, दिस एंडोडर्मल थिकनिंग, एंड बिहाइंड द ट्यूबरकुलम इम्पार के पीछे ये थिकनिंग होती है, एंड इट इज डिप्रेस्ड. फिर क्या होगा? दिस थिकनिंग गेट डिप्रेस्ड टू फॉर्म द थायरोग्लोसल डक्ट. दिस इज द थायरोग्लोसल डक्ट. फिर क्या होगा? ये डक्ट जो है नीचे ग्रो करेगी अक्रॉस द टंग, देन डिसेंड्स इन द फ्रंट ऑफ द नेक. फिर उसके बाद ये रीच करेगी अपने डेफिनेटिव पोजीशन पे. उसके बाद क्या होगा? फिर ये बाइफर्केट हो जाएगी. ये जो डक्ट है इट विल बाइफर्केट इनटू द टू. दिस इज द बाइफिड लोअर एंड ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट. फिर क्या होगा? ये जो है प्रोलिफरेट करेगा, इसमें जो सेल्स है वे प्रोलिफरेट करेंगे टू फॉर्म द स्वेलिंग्स, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा? थायराइड ग्लैंड. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज जॉइंड बाय अल्टीमो ब्रांकियल बॉडी ऑल्सो. दिस इज द थायराइड ग्लैंड, और यहाँ पर ये इस्थमस है थायराइड ग्लैंड का. दिस इज लेटरल लोब. दिस इज द पिरामिडल लोब which may be present in some of the cases. This is the remains of the thyroglossal duct. At last the thyroglossal duct degenerates. अब इसके बाद हमें पढ़ना है congenital anomalies of the thyroid gland, of the development of thyroid gland actually. उसमें हम ये वाला डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर हमने दिखा रखा है जो थायरोग्लोसल डक्ट है वो नीचे ग्रो करती है और डेफिनेटिव पोजीशन पर पहुंचती है. अगर थायरोग्लोसल डक्ट परसिस्ट कर जाती है कहीं पे तो थायरोग्लोसल सिस्ट बन सकता है, थायरोग्लोसल फिस्चुला बन सकता है. एक्टोपिक थायराइड क्या होता है? जब थायराइड एबनॉर्मल पोजीशन पे हो, जैसे लिंगुअल थायराइड हो गया, टंग के पास हो. लिंगुअल थायराइड होता है एट द बेस ऑफ द टंग, या फिर वो हो सकता है हाइड बोन के ऊपर या हाइड बोन के नीचे, दैट इज सुप्राहाइड और द इंफ्राहाइड थायराइड. या फिर वो हो सकता है बिहाइंड द हाइड बोन विच इज रेट्रोहाइड थायराइड. देन और क्या कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है? वन ऑफ द लोब्स में बी एब्सेंट और द isthmus may also be absent in some cases. So that is all about the thyroid gland and its development and congenital anomalies. To see the embryology videos like this and to latest videos, please subscribe my YouTube channel and share this video to others. Thank you everyone. Hello everyone.
Today we will study development of pituitary gland. To see and get latest updates about my embryology videos, please subscribe to my YouTube channel and share this video to others also, so that maximum students get benefit from it. So we will do development of pituitary gland now. सबसे पहले क्या होगा, ये दो डाइवर्टिकुलम से बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहला डाइवर्टिकुलम होता है रैथकेज पाउच। दिस इज द रैथकेज पाउच यू आर सीइंग हियर। दिस रैथकेज पाउच, it develops from the roof of the primitive mouth. It develops from the roof of the primitive mouth. This is oral cavity. This is the roof of the primitive mouth. From here the Rathke's pouch will develop. The next diverticulum is infundibular recess. This is infundibular recess in the red color. It develops from the floor of the diencephalon. It grows from the floor of the diencephalon. This is diencephalon above. Next, what will happen? This Rathke's pouch, it loses its connection with the oral cavity. So it loses here its connection with the oral cavity, and the cells of the walls of Rathke's pouch, they start to proliferate. So cells of the wall of the Rathke's pouch, they will proliferate and filling the almost all of the lumen, all of the pouch. Then Rathke's pouch 3 डेरिवेटिव्स बनाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं Rathke's pouch 3 डेरिवेटिव बनाएगा। सबसे पहला है पास डिस्टेलिस। दिस इज पास डिस्टेलिस। सो पास डिस्टेलिस, इट फॉर्म्स अ थिक एंटीरियर वॉल। पास ट्यूबरालिस, दिस इज पास ट्यूबरालिस। दिस फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर वॉल एंड surrounds the infundibular recess. Pars intermedia, this forms the posterior wall, thin posterior wall. This is the pars intermedia. Then the cells of the infundibular recess also proliferate. Here was the infundibular recess, so cells of infundibular recess also proliferate and solidify. Then infundibular recess give 2 derivatives. First is the pars nervosa. This is the pars nervosa or the neurohypophysis. And infundibulum, this is the infundibulum. It also developed from the infundibular recess. So this was the development of the pituitary gland. So thank you everyone. If you like this video, please subscribe my YouTube channel and share this video to the maximum students, so that many students get benefit from them. Thank you. Hello everyone. Today we will study development of visual system. So to see my other embryology videos, you can subscribe to my YouTube channel and share these videos to your friends, so that maximum students get benefit from it. Development of visual system. इसमें सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या होगा, there will be development of 2 diverticula on both the sides. यहाँ पे एक diverticula बना, यहाँ पे बना, on both the sides of diencephalon. Diencephalon के दोनों साइड diverticulae बने। इसके बाद क्या हुआ, diverticulae grow laterally and expand to give 2 parts. जिसमें जो distal part होता है वो बनाएगा optic vesicle. This is the optic vesicle which is distal part, and the proximal part will form the optic nerve. जो डिस्टल पार्ट होता है, इट इज़ इनवेजिनेटेड बाय द लेंस पिट और द प्लेकोड। इसके बाद क्या होगा, जो लेंस पिट होता है, इसके एजेस फ्यूज़ हो जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बना देंगे लेंस वेसिकल। The lens placoid start to invaginate, thus forming the lens pit. Then its edges fuse and lose its contact with the surface, and then now known as lens vesicle. फिर क्या होगा, cells of posterior wall elongate and filling the lens vesicle. ऐसे हम बना हमारा लेंस। और कोरोइड एंड स्क्लेरा, कोरोइड एंड स्क्लेरा कैसे बनेंगे, जो मेसेनकाइम है विच सराउंड्स द ऑप्टिक कप, वो क्या हो जाएगी, दैट differentiate to form 2 layers. Inner is the choroid and outer is the sclera. कॉर्निया एंड आइरिस कैसे बनेंगे, जो एंटीरियर चैम्बर है
वो मेसेनकाइम में डेवलप करेगा बिटवीन द लेंस एंड द सरफेस एक्टोडर्म। यहाँ पर एंटीरियर चैम्बर जो है, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, एंटीरियर चैम्बर डेवलप करेगा बिटवीन लेंस एंड सरफेस एक्टोडर्म। इसके बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। आउटर थिक पार्ट जो कि स्क्लेरा के साथ ही कंटिन्यू हो जाएगा, जिसको बोलेंगे कॉर्निया। सो तो उससे क्या बन जाएगा, कॉर्निया, विच इज़ दिस पार्ट। एंड उसके बाद इनर थिन पार्ट जो है वो बनाएगा इरिडोपिपिलरी मेम्ब्रेन। द सेंटर ऑफ दिस मेम्ब्रेन obliterates टू फॉर्म द प्यूपिल। यहाँ पर प्यूपिल बन जाएगा इरिडोपिपिलरी मेम्ब्रेन से। दिस इज द प्यूपिल. Pupil is just an aperture. Then anterior 1/5 of the optic cup grows posteriorly. फिर ये posteriorly grow होगा इरिडोपिपिलरी मेम्ब्रेन जो है, सॉरी जो ऑप्टिक कप है उसका एंटीरियर 1/5 जो है posteriorly grow होगा। यहाँ पर फिर ये आइरिस बना देगा, ये posteriorly grow होके दिस इज आइरिस। इसके बाद क्या होगा, अपॉन द क्रिएशन ऑफ प्यूपिल जो एंटीरियर चैम्बर है इट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली, दस फॉर्मिंग द पोस्टीरियर चैम्बर। फिर ये पोस्टीरियर चैम्बर बना देगा। सिलियरी बॉडी कैसे बनेगी, इट डेवलप्स फ्रॉम द एंटीरियर 1/5 ऑफ ऑप्टिक कप। और विट्रियस बॉडी इट डेवलप्स फ्रॉम द मेसेनकाइम विच डिफरेंशिएट टू फॉर्म द विट्रियस ह्यूमर or the body, vitreous body. So that's how the visual system developed. So this is the sclera, this is the choroid, which both of them develop from the mesenchyme surrounding the optic cup. This is the pupil formed from iridopupillary membrane obliteration. This is the iris, this is the lens, this is the optic cup, and this is the surface ectoderm. So that's how the visual system develops. If you like this video, please hit the subscribe button and share this video to your friends also, so that maximum students get benefit from it. Thank you. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will study fetal membranes. To see my other embryology videos, you can subscribe to my YouTube channel and see the playlist of embryology. So what are the fetal membranes? Basically there are 4 fetal membranes. First one is allantois. So actually what is allantois? So we saw that there is a secondary yolk sac. This is secondary yolk sac. It invaginates the connecting stalk. This is connecting stalk. It invaginates the connecting stalk, and that's how this allantois is formed. Then during the cephalocaudal and lateral foldings, this allantois get incorporated in the wall of hindgut, and during the second month this allantois forms the medial umbilical ligament which connects the apex of urinary bladder to the umbilicus. Then yolk sac. So basically there is primary yolk sac, then it gets converted into secondary, then tertiary yolk sac is formed. So the primary yolk sac is basically so first we will see, this is the germ disc, this is the amnioblast, this is amniotic cavity, this is the primary yolk sac. It is lined by the Husser's membrane, and this Husser membrane it develops from the cytotrophoblast. So it forms the it turns the blastocele into the primary yolk sac by forming the floor of the cavity. So basically it was firstly the blastocele, then when the Husser's membrane lines this, it becomes the primary yolk sac. Then secondary yolk sac. Then what happens is this hypoblast, this is the hypoblast layer. This hypoblast it proliferates over the Husser's membrane, and this completely lines the primary yolk sac. This in black, this is Husser's membrane, it lines the primary yolk sac which converts it into secondary yolk sac. So this is secondary yolk sac lined by the hypoblast. Then definitive yolk sac is formed. So after the folding of embryo, the secondary yolk sac will give 2 cavities. The intraembryonic cavity it forms the gut, and extraembryonic cavity it forms a definitive yolk sac,
which are connected by vitello-intestinal duct. The next is amnion. The next fetal membrane is amnion. The amnion develops. So basically here we see that the amnion develops dorsally to the germ disc and also communicates with the yolk sac for a short while, as we saw in the neuroenteric canal in the video of notochord formation. If you have not seen that video, you can watch that in the playlist of embryology. So for some time the it communicates with the yolk sac. Then as you can see, this amnioblast, this line the amniotic cavity, and this one is the amniotic cavity here. This one is the amniotic cavity. So amniotic cavity, it expands greatly, and thus the somatic and visceral extraembryonic mesoderm merges. It expands very much, and it contains the amniotic fluid. Amniotic fluid increases. Amniotic fluid volume increases to 1 to 1.5 liters and then becomes constant by swallowing by the fetus, and it protects against the external trauma and keeps a constant temperature and form the antiseptic medium. So that is the functions of amniotic fluid. The next thing, if you see the umbilical cord, there is primitive umbilical cord and definitive umbilical cord. The umbilical cord, it consists of structure passing through the primitive umbilical ring, so basically connecting stalk and the yolk stalk, they form the umbilical cord, primitive umbilical cord. So connecting stalk include the allantois, 4 umbilical vessels, 2 arteries and 2 veins, and the yolk stalk, which contain vitelline vessels, and umbilical hernia, which contain loops of intestine. Definitive umbilical cord, it is formed, most of the constituents disappear in the primitive umbilical cord, then definitive umbilical cord is formed. Only the 3 constituents are left: umbilical arteries, which are right and left umbilical arteries, and the left umbilical vein. So only these 3 are left, and there is Wharton's jelly in it, lined by the amniotic membrane. So this is the umbilical cord, and we studied all the 4 fetal membranes. Thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe to my YouTube channel and share this video to your medico friend. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In the embryology section, we will discuss the next topic, which is section of placenta. So the placenta have various layers. We will discuss about them. So till then, if not subscribed to my YouTube channel, please subscribe to it and share this video to others also. So the placenta have various layers. It have fetal part and a maternal part. So in the maternal part, the layers are, the firstly it have the myometrium. See, this is the myometrial layer, and then is the endometrial layer. This endometrial layer, it have the site where the fetus will implant. So it have the endometrial artery and endometrial vein. So it sends off some septum which are known as placental septum. Now this the part of the endometrium where this fetus will implant is decidua basilis, and the part of endometrium or the decidua overlying the fetus is decidua parietalis. If you want to know further about them, then you can see my video on placenta and chorionic villi in the playlist of embryology. Now this covers the maternal part of the placenta. The fetal part of the placenta contains the umbilical cord. The umbilical cord, and which contains umbilical arteries, its branches, this is villus. The villus are shown, which contains the branches of the umbilical artery and the tributaries of umbilical vein. So this black colored is umbilical artery because this contains the deoxygenated blood, and umbilical vein is red because it contains the oxygenated blood. So the umbilical artery and umbilical vein
So their branches and tributaries, they are present in the villus, and this is intervillus space between the two villus. Now this is intervillus space, then this is umbilical cord, and this is the chorionic plate. So chorionic plate is basically formed from the trophoblast. So now let us discuss about the maternal part. The maternal part have cotyledons. It have maternal cotyledons which are a characteristic of this part of placenta, and the fetus part have umbilical cord. So the fetal part of placenta, the umbilical cord will be attached. This is a characteristic feature to identify various parts of the placenta. So this completes the section of the placenta. Thank you everyone. If you like this video, please subscribe to my YouTube channel and share this video to others. Thank you. Hello everyone. Welcome to my YouTube channel. In the embryology section, this is the another topic, which is fate of paramesonephric ducts. So till then, if you have not subscribed to my YouTube channel, please subscribe to it and share this video to others also. So the fate of paramesonephric ducts. So the paramesonephric ducts, they are basically present in intermediate mesoderm. So they are shown in the red color. These are the paramesonephric ducts, and these are black colored are mesonephric ducts. So the paramesonephric ducts, they form many structures. So the first structure is uterus. So what happens is that the paramesonephric ducts fuse. So these are the fused paramesonephric ducts. This is fused paramesonephric ducts, and this is the unfused part of the paramesonephric duct. So the unfused parts of paramesonephric duct, they forms the uterine tube. They form the uterine tube, and then original points of invagination of ducts into the coelomic epithelium remain as abdominal openings of the tubes, and fimbriae are formed. Then the uterus. The epithelium of the uterus is formed from the fused paramesonephric ducts. So these are the fused paramesonephric ducts. They form the epithelium of the uterus, and as the thickness of the myometrium increases, the unfused horizontal parts of the two paramesonephric ducts, they come to be partially embedded within this substance, and this forms the fundus of the uterus. This forms the fundus of the uterus. Now the other structures. So this is the urogenital sinus, which you are seeing. This is the urogenital sinus. This forms the vagina, and the mesonephric ducts in the females, they regress. So the mesonephric ducts in the females, they are regressing mesonephric ducts. And so basically mainly the genital structures or the internal reproductive structures of the females are formed from the paramesonephric ducts, while in the males the mainly reproductive structures are formed from the mesonephric ducts. So this completes the fate of paramesonephric ducts. So if we want to study the vagina, then we can see that the endodermal cells of urogenital sinus, they proliferate to form two swellings called as sinovaginal bulbs, and they fuse to form one mass. Then most of the vaginal plate is formed from sinovaginal bulbs. So this completes the fate of paramesonephric duct in females. In males, the paramesonephric duct, they remain rudimentary, and greater part of each duct it disappears. Then the cranial end of each duct persists as a small rounded body attached to the testis, which is appendix of the testis. So this was the fate of paramesonephric ducts in females and the males. So thank you everyone. If you like this video, please subscribe to my YouTube channel.